प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इनकम टैक्स के अध्ययन में अपने अब तक आय के जो 5 शीर्षकों में से पहले 3 शीर्षकों का अध्ययन किया है, जिसमें से सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस शामिल हैं। आज अपने इसी क्रम में एक नए शीर्षक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स का जो चौथा शीर्षक है कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस यानी पूंजी लाभ। पूंजी लाभ जो है व्यवसाय में जो कोई करदाता पूंजी संपत्तियां अपने पास रखता है, उनको समय समय पर खरीदता और बेचता है, तो उनके जो इस व्यवहार के स्वरूप जो पूंजी संपत्ति के रूप में रखी गई थी, जो उसको आय होती है, उसे अपने नॉर्मली पूंजी लाभ कहते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा है इसमें कि किसको पूंजी संपत्ति माना जाएगा, किसको पूंजी संपत्ति का क्रय विक्रय या हस्तांतरण माना जाएगा। तो कौन सी पूंजी संपत्ति अल्पकालिक संपत्ति होगी, कौन सी दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति होगी, उसी हिसाब से आगे अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। इसका अपने विस्तार से अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अपने चलते हैं कि सबसे पहले ये बता रहा है कि धारा 45 के अनुसार गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ जो है वो पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ सामान्यतः उस गत वर्ष में कर योग्य होता है जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ उसी में ही कर योग्य होता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे। पूंजी लाभ के लिए कुछ शर्तें हैं जो हमारी अब तक की बातों से स्पष्ट है कि एक तो संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। हस्तांतरित संपत्ति पूंजी संपत्ति होना चाहिए, पूंजी संपत्ति के रूप में उसे रखा जाना चाहिए। जैसे व्यवसाय में जो संपत्तियां रखी जाती हैं, तो वो व्यावसायिक संपत्तियां होती हैं, वो पूंजी संपत्तियां नहीं होती, तो उसको अपने पूंजी संपत्ति के रूप में रखा जाना चाहिए। मतलब व्यावसायिक संपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ नहीं होता। आगे बहुत सारी चीज़ें अपने इसमें पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि संपत्ति का हस्तांतरण हो और पूंजी संपत्ति हो। चालू संपत्ति है, अगर मान लो व्यवसाय में संपत्तियां रखी हैं, जैसे स्टॉक के रूप में कोई संपत्ति रखी है, तो वो उसका हस्तांतरण पूंजी लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो पूंजी संपत्ति नहीं है। हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए। गत वर्ष में अगर आयकर योग्य होनी है तो उसका हस्तांतरण गत वर्ष में हुआ हो। ऐसे हस्तांतरण से लाभ उत्पन्न हुआ हो, मतलब इससे कोई लाभ हुआ हो, तभी वो इसमें कर योग्य होगा। और ऐसा लाभ किसी प्रावधान में कर मुक्त ना हो, लाभ हुआ हो और वो कहीं से भी कर मुक्त ना हो। इसके आगे कई बहुत सारे प्रावधान दे रखे हैं जिसमें पूंजी लाभ को कर मुक्त घोषित किया गया है, तो ऐसा ना हो। पूंजी पूंजी लाभ संबंधी व्यवस्थाओं को भली प्रकार समझने के लिए पूंजी लाभ का हस्तांतरण दोनों शब्दों को अपने समझना, पूंजी संपत्ति व हस्तांतरण दोनों को शब्दों को अपने समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूंजी संपत्ति की, कैपिटल एसेट की। तो कैपिटल एसेट किसे कहते हैं? करदाता के पास रखी गई किसी भी प्रकार की संपत्ति, चल हो या अचल हो, चाहे यह संपत्ति करदाता ने व्यापार पेशे के काम आ रही हो या निजी प्रयोग में। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की संपत्ति चल है या अचल है, तो व्यापार पेशे में काम आ रही है तो भी, या निजी प्रयोग में काम आ रही है तो भी। एक विदेशी संस्थागत निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा धारित कोई प्रतिभूति, जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1992 के अंतर्गत बनाए गए विनिमय में इन प्रतिभूतियों में विनियोजन किया हो। ठीक है, तो इन्हें अपने पूंजी संपत्तियां मानते हैं। लेकिन व्यापारिक संपत्ति तो अपने कह दिया व्यवसाय में रखी हुई संपत्ति मानेंगे, लेकिन किसको? जो स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है, उसे अपने पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। घरेलू उपयोग की चल संपत्ति है तो इसे भी पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। जैसे घरेलू उपयोग की कुछ चल संपत्ति थी, उसे भी पूंजी संपत्ति नहीं मानते। जैसे घरेलू वस्त्र है, फर्नीचर है, कार है, स्कूटर है, टीवी है, कूलर है, ये वस्तुएं जो है पूंजी संपत्तियां नहीं मानी जाती। ठीक है, लेकिन कुछ घरेलू वस्तुएं जिन्हें पूंजी संपत्ति मानते हैं, जैसे कि जेवरात। जेवरात है तो घरेलू निजी उपयोग के लिए, लेकिन इसको पूंजी संपत्ति माना जाता है। जेवरात में कोई भी सोना, चांदी, प्लेटिनम, अन्य किसी कीमती धातुओं से बने हुए आभूषण या किसी खोट या मिलावट के अनुसार जैसे भी स्थिति हो, उन्हें पूंजी संपत्ति माना जाता है जेवरों को। कोई भी पत्थर हो, मूल्यवान पत्थर हो, जैसे कोई फर्नीचर है, बर्तन है, या कोई हीरा पन्ना आदि कोई नग है, ये सारी जो पूंजी संपत्तियां, इनको माना जाता है। इसके बाद ड्राइंग्स है, कोई पेंटिंग्स है, मूर्तियां हैं, कोई कलात्मक कार्य हैं जो घर में रखते हैं अपने, इसको भी पूंजी संपत्ति माना जाता है। उसके बाद आती है बात, ये तो थे अपवाद भी, घरेलू संपत्ति के अलावा किनको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। अब है बात है
किनको नहीं माना जाता, एक तो व्यापारिक रहती था, अब घरेलू चल संपत्तियाँ थी, इनको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। लेकिन कुछ ही घरेलू चल संपत्तियाँ हैं जिनमें जेवरात आदि शामिल हैं, पेंटिंग्स वगैरह, इनको माना जाता है पूंजी संपत्ति। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि ऐसी कृषि भूमि से है जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं हो, जो क्षेत्र शहरी नहीं है वो ग्रामीण माना जाता है, और वहाँ की जो है पूंजी कृषि भूमि है जो, उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। अब जो है शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि से आशय निम्नलिखित भूमि से होता है। शहरी क्षेत्र से मतलब भूमि, यह भूमि ऐसी किसी नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में हो जिसकी आबादी 10,000 से कम ना हो। वह भूमि निम्न प्रकार से निर्धारित हवाई दूरी के भीतर स्थित हो। ठीक है, कंटेनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है, परंतु 1,00,000 से अधिक नहीं हो। 10,000 से अधिक है, 1,00,000 से अधिक नहीं हो, तो उस नगर पालिका कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित भूमि हो। मतलब 10,000 से ज़्यादा की आबादी वाला क्षेत्र हो, लेकिन 1,00,000 से कम हो तो 2 किलोमीटर के अंदर भी है, तो भी उसे जो है कृषि भूमि है, तो भी उसे शहरी कृषि भूमि माना जाएगा। उसके बाद बोर्ड की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक लेकिन 10,00,000 से अधिक नहीं हो, 1,00,000 से ज़्यादा हो लेकिन 10,00,000 से कम हो, तो उसे जो है ऐसी नगर पालिका कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के 6 किलोमीटर के अंदर की भूमि को भी शहरी भूमि मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर 10,00,000 से अधिक की जनसंख्या हो तो ऐसे कंटोनमेंट नगर बोल 10,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जो 8 किलोमीटर के एरिया की भूमि को शहरी भूमि मान लेते हैं। उसके बाद आता है केंद्र सरकार द्वारा निर्मित 6.5% स्वर्ण बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है 6.5% स्वर्ण बॉन्ड, 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980, ये सारी जो पूंजी संपत्तियाँ नहीं मानी जाती। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित विशेष धारक बॉन्ड, केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जमा कराए गए स्वर्ण के बॉन्ड अथवा स्वर्ण मुद्रीकरण 2015 के अंतर्गत जारी स्वर्ण जमा प्रमाण पत्र को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। अब कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें मानने की पूंजी संपत्ति कहते हैं, जिन्हें पूंजी संपत्ति मान लिया गया है। शहरी क्षेत्र में जो कृषि भूमि स्थित है उसे पूंजी संपत्ति मानते हैं। अन्य भूमि एवं भवन गांव में स्थित हो, शहर में हो, चाहे स्वयं के आवास के काम हो या किराए पर उठाए गए व्यापार में काम आते हों, इन्हें पूंजी संपत्ति माना जाता है। ठीक है, भी भूमि से अलग जो भवन है, भूमि और भवन जुड़े हुए हैं तो उसको पूंजी संपत्ति मानते हैं। कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र कृषि भूमि को भी पूंजी संपत्ति माना जाता है। और कृषि भूमि कौन सी है? कृषि भूमि मतलब ग्रामीण क्षेत्र की कौन सी है? जो 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र में है, नगर पालिका की सीमा में है, तो भी जो है जो शहरी क्षेत्र में मानी जाएगी। 10,000 में तो नहीं है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा आबादी का है, 1,00,000 से कम आबादी का क्षेत्र है, तो उसके जो है 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर की जो है भूमि भी शहरी क्षेत्र की भूमि मानी जाएगी। और 1,00,000 से ज़्यादा लेकिन 10,00,000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है तो उसके 6 किलोमीटर एरिया की भूमि को शहरी भूमि माना जाएगा। और 10,00,000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है तो उसके 8 किलोमीटर वाले एरिया की भूमि को भी शहरी भूमि माना जाएगा। अंश तथा प्रतिभूतियाँ भी मानने की संपत्ति हैं। व्यापार में प्रयोग की स्थायी संपत्तियाँ चाहे ह्रास लगता हो चाहे नहीं लगता हो तो भी उनको पूंजी संपत्ति माना जाता है। अब आ जाती बात सोना, चांदी, प्लेटिनम, कीमती पत्थर, जेवर आदि पूंजी संपत्तियाँ। एक आदर्श संपत्तियाँ भी होती हैं कुछ जिन्हें पूंजी संपत्ति मानते हैं। गुडविल ऑफ ट्रेड, अंश क्रय करने का अधिकार, राइट्स, अंश खरीदने के, साझेदारी संस्था में एक साझेदार का हिस्सा, खानों के संबंध में अधिकार, वस्तुओं के निर्माण करने का लाइसेंस, मार्गों के परमिट, किराएदारी अधिकार, प्रबंध का अधिकार, ट्रेडमार्क, ब्रांड, ये सारी जो है पूंजी संपत्तियाँ मानी जाती हैं। यदि ये संपत्तियाँ व्यापारिक स्कंध के रूप में प्रयुक्त हो तो संपत्ति नहीं मानती। जब संपत्ति को स्टॉक के रूप में रखते हैं ना अपने, तो उसको पूंजी संपत्ति नहीं मानते। जैसे आभूषण विक्रेता के पास आभूषण पड़े हैं, स्टॉक के रूप में उसने बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो उसको पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। जेवरों का स्टॉक है उसे पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। लेकिन किसी के घर में किसी के निजी उपयोग है तो जेवर आदि पड़े हैं तो उसे पूंजी संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक के रूप में नहीं रखे हुए। उसके बाद है व्यापार की ख्याति को भी पूंजी संपत्ति मानते हैं, लेकिन पेशे की ख्याति को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। केवल व्यापार की ख्याति को ही पूंजी संपत्ति मानते हैं, पेशे की ख्याति को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात करी पूंजी लाभों की। पूंजी लाभ किसे कहते हैं? पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ है। और पूंजी संपत्ति किसे कहते हैं ये आपने डिटेल से जाना कि किन किन संपत्तियों को पूंजी संपत्ति के रूप में शामिल करते हैं। आगे के वीडियो में अपने फिर देखेंगे कि हस्तांतरण क्या है, और जब पूंजी संपत्ति भी हो उसका हस्तांतरण भी हो तभी पूंजी लाभ जो उत्पन्न होता है, और वो व्यवसाय से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य होता है। तो अगले वीडियो में अपने फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें अपने देखेंगे कि जो पूंजी लाभ की गणना कैसे की जाती है, हस्तांतरण किसे कहते हैं, हस्तांतरण किन दशाओं में हस्तांतरण को हस्तांतरण माना जाता है, और जो है कब उसे जो है उसे होने वाले लाभ को पूंजी लाभ में शामिल करते हैं। तो
एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और घर पे पढ़ते रहिए।